घंटे में 5000 गाड़ियों की एंट्री से लगा महाजन। आरोपी किसान नशे में धुत था, उसने सरकारी काम में बाधा डाली। 23 खूंखार आतंकियों ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया है। 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज, फिर भी बढ़ रहे हैं तोहफे। TRF इस वक्त घाटी में युवाओं को भर्ती कर रहा है आतंकी संगठन में शामिल होने। पार्टी के सारे सांसदों ने मिलकर पशुपति पारस को अपना नेता। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की जमीन खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार की शिकायत की सियासत। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दिन दहाड़े चोरी करने के शक में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और CPI के बीच इतनी दूरियां हैं। TRF इस वक्त घाटी में युवाओं को भर्ती कर रहा है आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए और आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए। हाल ही के दिनों में जितनी भी बड़ी आतंकी घटनाएं घाटी में सामने आई है, उसमें TRF का नाम सामने आया है। और वो सच है, आतंकी संगठन की रीब्रांडिंग। यानी उस आतंकी संगठन ने नाम बदल लिया, चेहरा बदल लिया, लेकिन न तो उसकी चाल बदली और न ही उसकी ढाल। वो आतंकी संगठन कोई और नहीं बल्कि वही बदनाम लश्कर-ए-तोयबा है, जिसने लिबास तो बदल लिया लेकिन लश्कर और लक्ष्य नहीं। आखिर ये सब क्यों हुआ और किसके इशारे पर हुआ? इसके लिए वक्त को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। 5 अगस्त 2019 यही वो तारीख है जो पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले आतंकी संगठनों के लिए काला दिन साबित हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद में धारा 370 को हटाने का ऐलान हुआ था। और इसी तारीख के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंक के नाम पर कोहराम मचाने वालों पर हिंदुस्तान की फौज का पहरा सख्त हो गया। और देखते ही देखते भारतीय फौज के चलाए गए ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कश्मीर घाटी में आतंक की कमर टूट गई और जम्मू कश्मीर का सारा बंदोबस्त राज्य सरकार के हाथों से निकलकर सीधे दिल्ली के पास पहुंच गया। इस बात ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को बुरी तरह बेचैन कर दिया, क्योंकि भारत सरकार के इस फैसले ने ISI के प्लान की पखिया उधेड़ दी। ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, ये पिछले 1-1.5 साल से कश्मीर में मिलिटेंसी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है और हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तोयबा की एक्टिविटीज़ को दोबारा से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश में है। क्योंकि अगर कश्मीर घाटी पाकिस्तान की सरजमी पर पनाह लिए किसी आतंकी संगठन ने कोई आतंकी वारदात को अंजाम दिया तो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हमला बोलने से कोई नहीं रोक सकेगा। तब ISI ने नई चाल चली और साजिश के तहत लश्कर-ए-तोयबा के आकाओं को नई प्लानिंग के तहत नई ब्रांडिंग करने का फरमान सुनाया। और ये TRF उसी नई ब्रांडिंग का नया चेहरा लेकर बीते करीब 20 महीनों से कश्मीर घाटी में उत्पात मचाने की फिराक में है। दरअसल पिछले कुछ समय के दौरान सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट 2 जो चलाया है, उससे आतंकी संगठनों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। TRF इसी नुकसान की भरपाई करने में जुटा हुआ है। वो लगातार संसाधन मुहैया करवाता है निष्क्रिय हो चुके आतंकी संगठनों को और समय समय पर जिम्मेदारी भी लेता है। बीते 15 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में 2 बड़ी आतंकी वारदात हुई, जिसमें TRF का नाम सामने आया। ये वारदात हैं त्राल में राकेश पंडिता हत्या और सोपोर में आतंकी हमला, जिसमें 2 आम नागरिक और 2 पुलिस वाले भी मारे गए थे। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक TRF पिछले 1.5 साल से इसी कोशिश में है कि किसी तरह कोरोना प्रकोप के दौरान सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया जाए और घाटी में आतंकी वारदात में इजाफा करके कश्मीर के भटके हुए नौजवानों को अपनी ओर खींचा जा सके, ताकि आतंकी तंजीमों में भर्ती का सिलसिला तेज हो जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस को इनके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। हमारे एरिया में, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हमारे एरिया में इंटेलिजेंस तंत्र हमें मजबूत करने पड़ेंगे इनके बारे में, जिससे हमें खबर प्राप्त हो सके। सेना से मिले सूत्रों के मुताबिक नई ब्रांडिंग में सामने आए लश्कर के नए आतंकी संगठन यानी TRF ने अपने कामकाज के तौर तरीकों में कुछ तब्दीलियां जरूर की हैं। TRF यानी लश्कर-ए-तोयबा के इस नए ब्रांड ने अपने काम के तौर तरीकों को बदलने के लिए कश्मीर के आतंकी संगठनों में भर्तियां तेज कर दी। स्थानीय आतंकियों को असलहे मुहैया करवाए गए और कश्मीर घाटी में ही उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया गया। इस संगठन ने अपने नए रंगरूटों को मोबाइल से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। साथ ही ताकीद है कि सोशल मीडिया से वो दूर ही रहे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से बचने के लिए मानव जासूसी और खुफियागिरी पर ज्यादा जोर दिया गया है।
पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI की शह पर TRS घाटी में सक्रिय है और आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अब देखना यह है कि कितने दिनों तक TRS घाटी में सक्रिय रह पाता है। रामविलास पासवान के निधन के 8 महीने के भीतर उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत हो गई है। इसके सूत्रधार रहे उनके छोटे भाई और सांसद पशुपति नाथ पारस। पारस ने ऐसा राजनीतिक दांव खेला कि चिराग LJP में घुसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल LJP के 6 सांसदों में से 5 ने चिराग की जगह पशुपति नाथ पारस को अपना नेता चुन लिया है। और जब तक चिराग पासवान को इस बगावत की भनक लगती, बहुत देर हो चुकी थी। आनन फानन में चिराग चाचा पशुपति के घर खुद गाड़ी चलाते हुए पहुंचे, लेकिन इस बार 20 मिनट तक चिराग के लिए उनके अहाते का दरवाजा नहीं खुला। इस दौरान मीडिया से घिरे चिराग लगातार हॉर्न बजाते रहे और जब गेट खुला भी तो चिराग को घर के अंदर ले जाने के लिए कोई बाहर नहीं आया। हालांकि पारस के घर मौजूद पार्टी के प्रवक्ता श्रवण कुमार ने परिवार के एकजुट होने का दावा किया, लेकिन उनके दावे पहले ही तार हो चुके थे। देखिए, पारस जी के हुए अपने ऑन ब्लड हैं, भतीजा हैं और रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। परिवार एकजुट है और पारस जी को फैसला लेना है या पारिवारिक मामला। बताया गया कि चिराग कुछ दिनों से बीमार हैं और ऐसी ही हालत में वो अपने चाचा से मिलने उनके घर पहुंचे, लेकिन पशुपति पारस उनसे मिलने की जगह उससे पहले ही अपने घर से निकलकर अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक करने चले गए थे। बताया तो ये भी जा रहा है कि पार्टी के सारे सांसदों ने मिलकर पशुपति पारस को अपना नेता चुन लिया है। इस बीच सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई कि चिराग के अलावा LJP के बाकी सांसद JDU में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद पारस ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी रहेगी। लोक जनशक्ति पार्टी को किसी को मतलब नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन पूरे देश में है और बिहार में हमारा संगठन काफी मजबूत है। हमारा संगठन था, है और भविष्य में रहेगा। मैं NDA गठबंधन के साथ में के साथ था और मैं आज भी हूँ। मैं गठबंधन में रहूंगा, गठबंधन का पालन करूंगा। चिराग और पारस के बीच बढ़ती दूरी की वजह इसी बयान में छिपी है। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त चिराग का NDA से बाहर रहने का फैसला पारस और बाकी कई नेताओं को नागवार गुजरा। खासकर नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार चिराग के बयान पार्टी के कई नेताओं को रास नहीं आए। अपने बयान के जरिए पारस ने ये भी साफ कर दिया, जहाँ तक बिहार सरकार की बात है तो हमारी जो सोच है, हमारा जो ये है, उसके मुताबिक मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ, विकास पुरुष मानता हूँ। बताया जा रहा है कि LJP के सियासी भूचाल के पीछे JDU का हाथ है और नीतीश कुमार के करीबी लल्लन सिंह पारस के संपर्क में लंबे समय से थे। दूसरे के घर में इस फूट पर JDU से जैसी आवाज आई, उससे भी इसे महसूस किया जा सकता है। JDU के किसी तंत्र के बजाय ये उसके नेतृत्व के खिलाफ जो है बगावत है, जिसने इतनी बड़ी पार्टी को हाशिए पे ला दिया। बहुत ही यहाँ अच्छे ढंग से हम लोग NDA को चला रहे थे। उसमें याद करिए ना, पशुपति पारस जी भी यहाँ पर मंत्री थे। लोकसभा में जो चुनाव लड़ा गया था, एक बहुत अच्छा माहौल था और जिस प्रकार माहौल को खराब किया गया तो स्वाभाविक है, लोग सब लोग अंदर से कोई प्रसन्न तो थे नहीं, सब लोग दुखी थे। तो होता ही है ना, कितना दिन तक लोग किसी के मनमानी को बर्दाश्त करते। LJP के अंदर इतनी उथल पुथल मची थी और चिराग को इसकी भनक तक नहीं हुई। ये मुमकिन है क्या? उसका जवाब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक दिन पहले सौंपे गए समर्थन पत्र से मिलता है। LJP के बागी 5 सांसदों ने स्पीकर को सौंपे गए पत्र में अपना नया नेता चुनने की बात कही है। इस समर्थन पत्र के मुताबिक पार्टी के सांसद पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुनते हैं। पशुपति कुमार पारस LJP के लोकसभा संसदीय दल के नेता होंगे। महबूब अली कैसर लोकसभा संसदीय दल के उपनेता होंगे। सूरजभान सिंह और नवादा से सांसद चंदन सिंह लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक होंगे। स्पीकर को सौंपी गई चिट्ठी से साफ है कि चिराग को पार्टी में अलग थलग करने की तैयारी लंबे वक्त से चल रही थी और इसी वजह से पार्टी में पद देने में दलित, मुस्लिम और उच्च जाति के कॉम्बिनेशन का ख्याल रखा गया। पशुपति पारस दलित, महबूब अली कैसर मुस्लिम और चंदन सिंह भूमिहार, इन तीनों के सहारे पारस एक राजनीतिक संदेश भी अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं। वो ये जताना चाहते हैं कि अपने भाई रामविलास पासवान की तरह वो समाज के हर तबके को साथ लेकर राजनीति में आगे चलना चाहते हैं। यही नहीं,
पारस ने एक सधे राजनेता की तरह ये भी कहा कि चिराग से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और चिराग चाहें तो पार्टी में बने रह सकते हैं। पारस ने दावा किया कि उन्होंने पार्टी को तोड़ा नहीं बल्कि बचाया है, लेकिन चिराग भी आखिर तक पार्टी की कमान अपने हाथ में रखने का दाव आजमाते दिखे। बताया गया कि चिराग ने चाचा पारस के घर पर अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रख दिया जिसमें उन्होंने अपनी मां रीना पासवान का नाम आगे बढ़ा दिया। इस प्रस्ताव के मुताबिक चिराग पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी ये जगह रीना पासवान को दे दी जाए। चिराग का तर्क है कि रामविलास पासवान की मौत के बाद पार्टी में उनकी पत्नी रीना पासवान सबसे वरिष्ठ है। इस दाव के जरिए चिराग अपने चाचा की जगह अपनी मां को पार्टी की कमान सौंपना चाहते हैं, लेकिन पारस इसके लिए तैयार होंगे या नहीं ये उन्हीं पर निर्भर करता है। हालांकि जिस तरीके से आज पारस ने चिराग से मिलने में आनाकानी की है, उसे देखते हुए लगता नहीं है कि वो इस प्रस्ताव के लिए तैयार होंगे। 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज फिर भी बट रहे हैं तोहफे। ये चौंकाने वाली खबर तेलंगाना से आई है, जहां की सरकार ने कर्जे में डूबे राज्य को उबारने की बजाय अपने 32 IAS अधिकारियों के लिए महंगे दाम की लग्जरी गाड़ियां खरीदी हैं। ये खबर सामने आते ही विपक्षी दल तेलंगाना सरकार पर हमलावर हो गए। बीजेपी ने इसे जहां जनता के पैसे की बर्बादी बताया, वहीं कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। करोड़ों के कर्ज के बोझ और कोरोना की मुसीबत के बावजूद तेलंगाना के 32 अतिरिक्त कलेक्टरों की चांदी हो गई, क्योंकि सरकार की तरफ से उनके लिए करोड़ों की गाड़ियां खरीदी गईं। लेकिन इन गाड़ियों ने राज्य के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ये गाड़ियां कोई आम गाड़ियां नहीं है, बल्कि एक जानी मानी कंपनी के सबसे मशहूर ब्रांड की गाड़ियां हैं, जिनकी कीमत 25 से 30 लाख बताई जा रही है। दावा किया गया कि इन गाड़ियों को खरीदने में सरकार को कुल 11 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ा है। कहते हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले वक्त और हालात पर खास ध्यान देना चाहिए, और सियासत में तो वक्त की नजाकत देखकर ही बड़े फैसले लिए जाते हैं। लेकिन तेलंगाना की सरकार ने कोरोना काल में जिस तरह से करोड़ों रुपए खर्च करके अपने अधिकारियों के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदी, उससे विपक्ष का हमलावर होना लाजिमी था। अब सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाकर पहले से ही आर्थिक बदहाली से जूझ रही राज्य सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। सरकार पर हमला करने का मौका सबसे पहले बीजेपी ने हासिल किया और उन्होंने मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को घेरते हुए ऐसे नौकरशाहों को खुश करने का सियासी स्टंट ठहरा दिया। BJP denounces the decision taken by CM KCR to buy 32 ultra luxury vehicles, Kia Carnivals, and present them to the additional collectors of the state. उधर कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि सरकार को इन पैसों को कोरोना के संकट के बीच लोगों के लिए अस्पतालों में बेड और इलाज के लिए जरूरी सुविधाएं देने के लिए खर्च करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जेब में पैसे नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है, और आप जमीन बेचना चाहते हैं, ऐसे वक्त भी नया गाड़ी देके क्या सोच है आपका समझ में नहीं आता। एक तरफ कोरोना में इतने लोग परेशान रहने के बावजूद भी उन लोगों के लिए कोई देखभाल नहीं है, कोई पैसा खर्च करके वैक्सीनेशन डालने के तक सोच रही है। कहते हैं कि कर्ज लेकर घी नहीं पिया जाता, लेकिन तेलंगाना में ऐसा ही हो रहा है। अब विपक्षी दल सरकार पर आर्थिक बदहाली के दौर में करोड़ों रुपया खर्च करके लग्जरी गाड़ियां खरीदने के मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं, तो सरकार चुप है। बावजूद इसके सूबे का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। आर्थिक बदहाली और कोरोना काल में सरकार अपने अफसरों को लग्जरी गाड़ियों का सफर तो करवाना चाहती थी, लेकिन इस सफर के शुरू होने से पहले ही उसमें रुकावट पैदा हो रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की जमीन खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार की शिकायत की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो राम मंदिर निर्माण में अलंगा डालना चाहते हैं, जबकि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने भी सफाई देते हुए कहा कि सारे आरोप निराधार और गलत हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में आखिर कैसे खरीदा गया। जिस जमीन को लेकर ये पूरा विवाद है वो 9 एकड़ की है और वहां अभी अमरूद के बाग हैं। दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ निर्माण होने वाला है। यहाँ करोड़ों राम भक्तों के लिए गेस्ट हाउस और आश्रम बनाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही जमीन के सौदे पर विवाद खड़ा हो गया है। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया RTGS किया गया।
इसका मतलब जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है उनको बताना चाहिए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले के पक्ष में खड़ी हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मेयर इसमें शामिल था। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर अपना पक्ष रखा है। चंपत राय ने दावा किया, जो जमीन खरीदी गई वो खुले बाजार मूल्य से बहुत कम में खरीदी गई। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या में अचानक जमीन के दाम बढ़े। जमीन अहम इलाके में होने की वजह से जमीन की कीमत ज्यादा हुई। अपनी प्रेस रिलीज में चंपत राय ने ये भी कहा कि समाज को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सियासी फायदे के लिए इस तरह का भ्रामक प्रचार किया गया। इसके अलावा चंपत राय ने ये भी कहा कि वो ऐसे आरोपों से डरने वाले नहीं हैं। इससे अलावा यहाँ कोई है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहा है, जानकारी में हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यस, I accept, I ready, you also, you do it। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यूपी के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। पूरे देश से लोगों ने दिल खोलकर राम मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया। देश के कोने कोने से लोगों ने करोड़ों रुपए दान दिया, जिसके बाद राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने भव्य राम मंदिर के स्वरूप के निर्माण में लग गया। इसी बीच राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर जमीनों की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार के आरोप के बाद विरोधियों को मुखर होने का मौका दे दिया। कांग्रेस ने इस मामले में जहां जांच की मांग की है, वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी साफ कहा है कि अगर इस मामले में कोई भी दोषी है तो ट्रस्ट उसकी जांच जरूर करेगी। मंदिर निर्माण के चंदे के रूप में सारी प्राप्त राशि व उसके खर्चे का सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में ऑडिट करवाए और वो रिपोर्ट हर देशवासी के लिए सार्वजनिक हो। जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह न दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में के निर्माण के दूसरे चरण की शुरुआत दिसंबर में होने वाली है। दूसरे चरण में मंदिर का ढांचा और पत्थर लगाने का कार्य किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक अक्टूबर तक उसकी नींव भरने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसी बीच राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जमीनों के विवाद के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सफाई देनी पड़ रही है। कोरोना को हराने के लिए सरकार देश भर में वैक्सीनेशन में तेजी लाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश की जेलों में 100% कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कैदियों को टीके लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद सिमी के 23 खूंखार आतंकियों ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया है। जिन 23 कैदियों ने वैक्सीन लेने से इनकार किया है वो सभी आतंकी बताए जा रहे हैं, जिनका संबंध सिमी से है। ये सभी भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं। सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। सिमी से जुड़े ये सभी कैदी बेहद गंभीर मामलों में सजा काट रहे हैं, जिनमें सीरियल बम ब्लास्ट भी शामिल है। बताया गया कि सिमी से जुड़े इन 23 आतंकियों ने वैक्सीन नहीं लेने के लिए मजहब को ढाल बनाया। इनका दावा है कि मजहब उन्हें वैक्सीन लेने की इजाजत नहीं देता। उधर सिमी के आतंकवादी मना कर रहे हैं कि हम नहीं लगवाएंगे, हमारा धर्म ऐसी इजाजत नहीं है। ऐसा तब है जब जेल में बंद करीब 99% कैदियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक राज्य की सभी जेलों में 100% कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है। भोपाल की जेल में इस वक्त 3200 कैदी हैं, जिसमें 28 सिमी के कैदी हैं। इनमें से सिमी से जुड़े सफदर नागौरी समेत 5 कैदियों ने कोरोना के टीके लगवा लिए हैं, मगर बाकी 23 ने साफ इनकार कर दिया है। इन 23 कैदियों को जेल प्रशासन लगातार समझाने की कोशिश कर रहा है। इनके ऐतराज के बाद जेल प्रशासन ने सफदर नागौरी और उनके साथियों को भी इन्हें जागरूक करने को कहा है। मुस्लिम धर्मगुरु भी मुसलमानों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेने की अपील करते रहे हैं, लेकिन सिमी के इन कैदियों के रवैये से जेल प्रशासन परेशान है। दरअसल
सरकार और जेल प्रशासन के परेशान होने की वजह है। एक तो जेल के अंदर कैदियों का आपस में मिलना जुलना होता रहता है, दूसरे उनसे मिलने के लिए बाहर से भी मुलाकाती आते रहते हैं। सिमी के आतंकियों के इस रवैये की वजह से जेल के अंदर एक दूसरे कैदियों को और साथ ही साथ जेल में काम करने वाले दूसरे लोगों के ऊपर भी कोरोना का खतरा मंडराता रहेगा। इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि सिमी के ये कैदी वैक्सीन लगवाने के लिए मान जाएं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कोरोना की जांच को लेकर हुए विवाद में बीच बाजार लात घूंसे चले। एक किसान ने कोरोना की जांच करवाने से इनकार कर दिया तो पुलिस को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने किसान की पिटाई कर दी। बाद में पुलिस के रौब को किसान ने भी बर्दाश्त नहीं किया और दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। पुलिस और किसान के बीच हुई झड़प का ये वही वीडियो है जो अब वायरल हो चुका है। ये चल रही है पुलिस वालों में। चूंकि ये विवाद सरे बाजार शुरू हुआ, इसलिए झड़प के वक्त मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद। भीड़ में से ही किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने वाला उसी वक्त ये कहते भी सुना गया कि ये चलते ही वायरल हो जाएगा। ये चल रही है पुलिस वालों में। किसान और पुलिस वाले एक दूसरे से बुरी तरह उलझे तो आसपास मौजूद कुछ लोग बीच बचाव के लिए पहुंचे और इस दौरान एक शख्स ने सड़क पर गिरे पुलिस वाले के मोबाइल फोन को उठाकर उन्हें लौटाया। बाद में दूसरे पुलिस वालों के आने तक किसान को जबरन रोक कर रखा गया और जैसे ही दो पुलिस वाले बाइक से मौके पर पहुंचे, किसान को जबरन थाने ले जाने के लिए पुलिस वालों ने उन्हें धक्का दे दिया। इसके बाद बौखलाए पुलिस वाले ने किसान पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। बताया गया कि बाजार के एक बस स्टैंड पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना का टेस्ट कर रही थी। इसी दौरान एक पुलिस वाले ने बाजार में किसान को रोककर उससे कोरोना का टेस्ट कराने के लिए कहा, लेकिन किसान ने ये कहकर टेस्ट कराने से इनकार कर दिया कि उसने एक दिन पहले ही टेस्ट कराया है। इसके बाद दोनों के बीच में बातचीत बहस में बदल गई। पुलिस वाले का आरोप है कि किसान ने टेस्ट करवाने के लिए कहे जाने पर उसे गाली दी, जबकि किसान जबरन टेस्ट करवाने पर लफड़ा होने की धमकी देता सुनाई पड़ा। हाँ, सही बात है। मैंने तुझे गाली रोकी, तूने बकी। बना फालतू में आप निकल के पर क्या होगा, ये लफड़ा हो जाएगा। मेरे लिए बुलवाओ क्या। बहस बढ़ी तो नौबत मारपीट तक आ गई। पुलिस का दावा है कि आरोपी किसान नशे में धुत था। उसने सरकारी काम में बाधा डाली और किसान के हमले के बाद ही उसे हाथ उठाने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि इस पूरे मामले के बाद किसान के साथ ही पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदिरों में महिला पुजारियों को लेकर बड़ा फैसला। आमतौर पर देश के मंदिरों में पुरुष पुजारी ही होते हैं, लेकिन तमिलनाडु में एक लंबी लड़ाई के बाद ये इतिहास बदलने वाला है। वहां अब महिला पुजारी भी मंदिर का जिम्मा उठाती नजर आएंगी। ये फैसला वहां के मंदिर प्रशासन के प्रभारी मंत्री शेखर बाबू ने किया है, लेकिन महिलाओं को इसके लिए अपनी योग्यता साबित करनी होगी, यानी उन्हें आगम शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी होगा। तमिलनाडु के मंदिरों में जल्द ही महिलाओं को भी पुजारी बनकर भगवान की पूजा और रस्मों को निभाते हुए देखा जा सकेगा। ये काम अब तक पुरुषों के जिम्मे था, लेकिन अब महिलाओं को भी इस काम को करने का मौका मिलेगा। इसके लिए महिलाओं को आगम शास्त्र का ज्ञान रखना जरूरी होगा। आगम शास्त्र मंदिरों में पूजा करने की एक खास विधा होती है। हालांकि मंत्री शेखर बाबू का कहना है कि उन्होंने इस बारे में अभी सरकार से कोई बात नहीं की है, लेकिन इस मुद्दे पर सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही इस प्रक्रिया में सभी परंपराओं का ध्यान रखा जाएगा। मसलन महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अनुष्ठानों से दूर रहने का प्रावधान और इस दौरान उन्हें छुट्टी मिलने पर भी विचार किया जाएगा। महिलाओं को मंदिर में पुजारी के रूप में तैनात करने पर तमिलनाडु सरकार के मंत्री के ऐलान के बाद राज्य में इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई। सियासी पार्टियां इसके समर्थन और विरोध में अपनी अपनी दलीलें देने में जुट गई हैं। दरअसल तमिलनाडु में लंबे अरसे से महिलाओं के पुजारी बनने पर विवाद चल रहा है। 2008 में भी मद्रास हाईकोर्ट में ऐसा ही एक मुद्दा पहुंचा था। तब भी अदालत ने महिलाओं को बतौर पुजारी मंदिर में पूजा करने की अनुमति दे दी थी। हमारे देश के लोगों को समझना होगा कि दुनिया बहुत बदल चुकी है। ऐसे में सिर्फ महिला होने के नाम पर किसी को काम से वंचित रखना ठीक नहीं।